हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। 12 अप्रैल को खैरागढ़ विधानसभा में उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसमें हार जीत से भी मौजूदा सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये चुनाव राजनीतिक दलों के लिए साख का सवाल बन गया है। खैरागढ़ उपचुनाव को 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़ा जा रहा है, इसलिए बीजेपी हो या कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाल लिया है। दोनों ही तरफ से जीत के दावे हो रहे हैं। माना जा रहा है कि उपचुनाव के परिणाम के जरिए राजनीतिक दल ये समझने की कोशिश करेंगे कि 2023 के पहले जनता का मूड आखिर क्या है। चर्चा हम करेंगे, उसके पहले ये रिपोर्ट। खैरागढ़ उपचुनाव का घमासान, जेसी सीजे के गढ़ में बीजेपी कांग्रेस का जोर। सरकार के योजना, पूरा योजना को हम जन जन तक पहुँचाबो और यही प्रयास करबो कि हमारे गरीब मजदूर किसान ला जो सरकार की योजना है ओकर भरपूर लाभ मिले। उनका अनेक प्रकार की जो गलत नीति और गलत ढंग से धोखा दे करके वादा किया गया था, उस वादा को हम याद दिलाएंगे जनता के बीच में कि ये वादा करके सरकार बना लिया है, लेकिन वादा को पूरा नहीं किया है। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। दलों की तगड़ी तैयारी, किसका पलड़ा भारी। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की साख दांव पर लगी है। दोनों राजनीतिक दल जानते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव से पहले अपनी तैयारियों को परखने का यह आखिरी मौका होगा। ऐसे में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता, लिहाजा मंथन और शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। खास तौर पर बीजेपी, जिसके लिए 2018 के बाद से कुछ भी सही नहीं घटा है। अब बीजेपी खैरागढ़ सीट को जीतकर अपनी साख बचाने में लगी है। बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत अपने 5 पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंगेल ने अपना पर्चा भरा। इस दौरान बीजेपी की तरफ से जोरदार शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। मुझे लगता है कि ऐसी सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता ऊब चुकी है। ये टर्निंग पॉइंट होगा। खैरागढ़ हरा के छत्तीसगढ़ की जनता बता देगी कि ऐसे सरकार को बर्दाश्त करने वाली नहीं है छत्तीसगढ़ की जनता। और ये आने वाले 1.5 साल के बाद जो बड़ा परिवर्तन होगा, उसकी शुरुआत हम खैरागढ़ के चुनाव से करने जा रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में खैरागढ़ विधानसभा का सर्वांगीण विकास हुआ है। क्षेत्र की जनता जानती है और निश्चित रूप से आने वाला 12 अप्रैल को यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर अपना बहुमूल्य वोट देकर श्री कोमल जंगेल जी को फिर से एक बार विधायक के रूप में चुनेगी। दूसरी ओर सत्ताधारी कांग्रेस ने भी अपने आधा दर्जन मंत्रियों और 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों की ड्यूटी खैरागढ़ में लगा दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आधा दर्जन मंत्रियों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के नामांकन में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की जीत के दावे भी किए। दूसरे ही दिन खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। मंत्री रविंद्र चौबे ने अपने बंगले में समिति के सदस्यों और विधायकों के साथ चुनावी तैयारियों पर मंथन किया। बैठक के बाद रविंद्र चौबे ने दावा किया कि हम अपने काम के बूते चुनाव जीतेंगे। दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलती है और आदरणीय भूपेश बघेल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए जनमानस कांग्रेस के साथ है। हम खैरागढ़ भी जीतेंगे। खैरागढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन दोनों को जेसी सीजे से कड़ी चुनौती मिलनी तय है। जाहिर है खैरागढ़ उपचुनाव सभी दलों के लिए नाक का सवाल बन गया है। खैरागढ़ के गढ़ में किसका कब्जा होगा, ये जानने में अभी वक्त है, लेकिन यहाँ शुरू हुई चुनावी जंग को 2023 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है। राजनांदगांव से आलोक शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। और संजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं बीजेपी से। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार ज्योति जी।
सुरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से करना चाहूंगी। जिस तरीके से बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, 5 पूर्व मंत्रियों को कमान दे रखी है प्रचार प्रसार की, और रमन सिंह को आपने सुना, उनका कहना है कि सरकार की वादा खिलाफी इस बार बड़ा मुद्दा होगी खैरागढ़ के उपचुनाव के लिए। कितनी चुनौती समझते हैं आप इन सभी मुद्दों को? अब देखिए, नगर पालिका के जो पिछला चुनाव हुआ उसमें भी तो तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसकी तैयारी करेगी और उनको तैयारी करना भी, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। मगर सवाल इस बात का है कि उनकी तैयारी से और इसी नेतृत्व के भरोसे मुझको नहीं लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी की नया छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले 3.5 सालों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में उसके काम को देखा है, और काम को देखा नहीं है, उसके लाभ से हर किसान लाभान्वित हुआ है। 2500 रुपये भुगतान खरीदी हम कर रहे हैं। इसका लाभ ऐसा कोई किसान नहीं होगा छत्तीसगढ़ में जिससे लाभान्वित। उसी तरीके से आप गांव के चरी चरागन की समस्या से लेके गौठान के निर्माण तक 2 रुपए में धान गोबर की खरीदी से लेके जैविक खेती को बढ़ावा देने के, वैकल्पिक फसलों को आगे बढ़ाने के लिए लगा निरंतर प्रयास करके महिला समूह को उनको काम के दिशा में अग्रसर करने के लिए जो काम किया सरकार ने, उसको छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह अच्छी तरह जानती है। बहनें भी जानती हैं, गांव के लोग भी जानते हैं, गौपालक भी जानते हैं। अब रही बात भूमिहीन मजदूर जो है, जो कि काम के अभाव में पलायन करते थे, उनको छत्तीसगढ़ की सरकार 7,000 रुपया वार्षिक सहायता दे करके उनके भी एक जो बीच का एक समय होता है, उस समय के जो समस्या है उसको दूर करने का सरकार ने लगातार प्रयास किया है जी। तो पिछले 3 सालों में छत्तीसगढ़ के किसानों के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के गौपालकों के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के मजदूरों के विकास के लिए जो काम हुए हैं, उसकी वजह से व्यापारी भी प्रफुल्ल हैं, उनका व्यापार चल रहा है, उद्योग चल रहा है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की भाषा, छत्तीसगढ़ का व्यंजन, छत्तीसगढ़ की सभ्यता, परंपरा। सुरेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि तमाम जितने वादे आपने किए वो पूरे किए, गरीब किसानों और मजदूरों के लिए सरकार ने काम किया, लेकिन बीजेपी कुछ और ही कह रही है। क्योंकि संजय जी, आपने सुना सुरेंद्र शर्मा को, उन्होंने कहा कि गरीब किसानों और मजदूरों के लिए जितना कुछ सरकार, कांग्रेस की सरकार यहाँ पर कर रही है, उसके बाद आप लोगों के पास में ऐसे कौन से मुद्दे बच जाते हैं जिसको लेकर आपको लग रहा है कि खैरागढ़ उपचुनाव आप जीतने वाले हैं? हालांकि कांग्रेस को इस जीत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस 1 नंबर से। देखिए, ऐसा है ज्योति जी कि हर एक जीत किसी भी राजनीतिक दल के लिए नफा भी हो सकता है, और यदि एक हार नुकसान भी हो सकता है। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है। हर एक छोटी से लेकर बड़ी जीत एक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राजनीतिक दल हर एक चुनाव को लड़ता है, उसके कैंडिडेट हर एक चुनाव को लड़ते हैं। इसलिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से प्रत्येक चुनाव महत्वपूर्ण होता है। अब रही बात खैरागढ़ उपचुनाव की, अब खैरागढ़ उपचुनाव चूंकि 12 अप्रैल को मतदान है और 16 को परिणाम सामने आ जाएगा। मैं ये कह सकता हूं कि देखिए, खैरागढ़ पर मैं फोकस करता हूं, उसके बाद में छत्तीसगढ़ के बारे में बात करता हूं। जो सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, ये अपनी उपलब्धि बताते हैं। वैसे तो सब कुछ जो छत्तीसगढ़ का मॉडल था भूपेश का, वो बिहार, असम और उत्तर प्रदेश से लेकर सब जगह पिट गया है। ये डंका बजाते रहे जाके पूरे देश में, लेकिन क्या हश्र हुआ है वो सबके सामने दिखाई दिया। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा, यहां प्रदेश के अंदर में। देखिए, ऐसा है कि खैरागढ़, मैं केवल 2 ही मुद्दे बता रहा हूं कि खैरागढ़ चुनाव में जा रहे हैं, ये कह रहे हैं तमाम प्रकार की जीत हमारी सुनिश्चित। अरविंद चौबे जी की बात को मैं सुन रहा था, ये पिछले 2 चुनावों में खैरागढ़ की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम खैरागढ़ को जिला बनाएंगे। 4थे वर्ष में सरकार आ गई, अभी नगरीय निकाय चुनाव में बोला था, उसके पहले जनरल इलेक्शन में भी उन्होंने कहा था कि हम खैरागढ़ को जिला बनाएंगे, लेकिन खैरागढ़ को जिला इन्होंने नहीं बनाया। एक डैम है, डैम की इन्होंने घोषणा की थी चुनाव के अंदर में कि इस डैम का निर्माण किया जाएगा, लेकिन आज तक वो डैम का निर्माण वहां पर नहीं हुआ, कोई बात करने को तैयार नहीं है। पूरे सर्वांगीण रूप से किसी भी प्रकार के विकास के काम खैरागढ़ क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे। अब ये प्रदेश की बात कर रहे थे, लोगों को लेकर जाएंगे, आपने बहुत सारा काम किया। मैं शराबबंदी, क्या बात, मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगता कि अब कितनी बार कहूं कि शराबबंदी को इन्होंने संस्कृति में बदल दिया। शराबबंदी अब शराब संस्कृति हो गई मोहन मरकाम के निर्देश पर। और मोहन मरकाम का जो बयान आया था, ये आपने भी सुना, हमने भी सुना, सबने इस बात को देखा है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आपको किसानों की बातचीत आप कर रहे हैं, किसानों के कर्जे माफ की ना, यही सबसे बड़ी उपलब्धि ना आपकी। लेकिन आपकी उपलब्धि प्राइवेट बैंक्स के जो किसानों के कर्जे थे वो आज तक माफ नहीं हुए। 2 वर्ष का बोनस आपने कहा था, वो बोनस आपने माफ नहीं किया है। आपने कहा था कि बिजली बिल हाफ, आपके घोषणा पत्र में था कि सबका बिजली बिल हाफ करेंगे,
लेकिन आप 400 यूनिट पर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। बिजली बिल ज्यादा रहे हैं, लोग परेशान हैं कि बिजली बिल ज्यादा क्यों आ रहा है। आपने कहा था कि 25 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने नहीं दिया आज तक। 10 लाख युवाओं को देने की बात थी, एक युवाओं को आपने 25 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। महिला स्व-सहायता समूह की बहनों को आपने कहा था ना कि कर्जा माफ करेंगे, हो गया क्या कर्जा माफ? 1 रुपए का कर्जा माफ महिला स्व-सहायता समूह की बहनों को नहीं किया। आपने यह भी कहा था कि जो वृद्ध हैं उनको हम पेंशन देंगे, 60 वर्ष वाले को 1000, 75 वर्ष वाले को 1500 और विधवा जो औरतें रहेंगी उनको हम 1000 रुपए देंगे। तो मुझे लगता है कि आप लगातार इस तरह की यदि बातचीत करेंगे और आप महिलाओं के बारे में ये कहते हैं कि प्रत्येक थाने में एक महिला सेल का भी गठन होगा। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, महिलाओं के साथ में क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, पूरे देश के अंदर में आप बिहार और यूपी से आगे निकल गए हैं। आपको मालूम है ना, 1 पॉइंट समथिंग है, देश में पहले स्थान पर हैं आप। ये स्थिति यहां पर हो गई है और कहते हैं कि हम उपलब्धियों को लेकर जाएंगे। आपने 1-2 प्रयास किया होगा, लेकिन वो 1-2 प्रयास 1-2 काम करने के बाद पे आप प्रदेश की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। कहां गया शराबबंदी का वादा? शराब को घर घर पहुंचा रहे, यही शराबबंदी की एक नई परिभाषा आपने लिखा था क्या प्रदेश के अंदर में? तो मुझे लगता है बता दीजिए शराबबंदी की परिभाषा क्या होती है। तो मुझे ऐसा लगता है ये चुनाव, मैं तो ये कह सकता हूं ज्योति जी, ये चुनाव जो 16 अप्रैल को परिणाम आएगा, ये भूपेश बघेल की सरकार की ताबूत पर ये अंतिम कील होगा। ठीक है, और यहां से 2023 की यात्रा प्रारंभ ठीक है, इसका जवाब मैं सुरेंद्र से लूंगी। सुरेंद्र जी काम करेगा वो लगातार रिपीट होगा। ठीक है, सुरेंद्र जी बहुत सारे सवाल संजय श्रीवास्तव ने आपसे उठाए हैं। सवाल यही उठता है महत्वपूर्ण कि ये जो सवाल संजय जी कर रहे हैं, क्या अगर ये जनता का सवाल है तो इसका जवाब आप क्या देंगे और किस तरीके से आप जनता के बीच में जाएंगे खैरागढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान? ज्योति जी, इनके सवाल तो पिछले 2-3 साल से लगातार चल रहे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर के ग्राम पंचायत के चुनाव गए, इन्हीं सवालों को लेकर के विधायक चुनाव गए। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत सुविज्ञ है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत ही प्रबुद्ध है। पिछले 2 साल में जब कोरोना का संकट आया और जिन परिस्थितियों का सामना देश ने भी किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी किया और छत्तीसगढ़ की जनता ने भी किया। छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझती, सरकार की मजबूरी को समझती है। और दूसरी बात यह है कि जिन वादों को पूरा नहीं कर पाया है, समय हमारा थोड़ी पूरा हुआ है, अभी तो हमारा समय काफी बाकी है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो प्राथमिकता के आधार पर, जिन चीजों को प्राथमिकता आधार पर उनको समझ पाया कि भाई किसानों को, हमारा कंसेप्ट ये है, हमारी सरकार का कंसेप्ट ये, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार का, कि किसानों को आप मजबूत करें तो छत्तीसगढ़ मजबूत होगा। तो उस दिशा में सरकार ने कदम उठाया है और जिन जिन चीजों को प्राथमिकताओं के आधार पे जो प्रश्न उठा रहे हैं हमारे भाई संजय, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कांग्रेस सरकार ने जो कहा है उसमें से अधिकांश कार्यों को किया है और जो नहीं किया है, जो बचा हुआ है, उसके लिए कभी मना नहीं किया है। के लिए वादों की बात करें तो एक वादों का जिक्र, 2 वादों का तो जिक्र संजय जी ने किया है कि जिला बनाने की बात थी, तो जिला आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? नहीं, देखिए उसके संबंध में जब जिला का निर्माण हुआ है 5-6 जिलों का, तो उसके गुण दोष के आधार पर उसमें कुछ न कुछ ऐसी बात होगी जिसकी वजह से वो नहीं बन पाया तो आगे बन जाएगा, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। और चूंकि मैं खैरागढ़ के वहाँ की स्थानीय समस्याओं के संदर्भ में मुझको जानकारी नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता, मगर मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि जितने भी चुनाव हुए हैं इन्हीं मुद्दों पर हुए हैं, ठीक है, इन्हीं बातों पर हुए हैं और छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार को माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में काम करते हुए देखा है। उसका लाभ उनके जेब तक पहुंचा है, उनके खातों तक पहुंचा है, उनके घर तक पहुंचा है। अब ऋण मुक्ति की बात करते हैं तो ऋण मुक्ति सभी किसानों का बराबर किया गया है, जितने सोसाइटियों का किया गया है उतने राष्ट्रीयकृत बैंकों का किया गया है, बिल्कुल नहीं किया गया है, ऐसी कोई बात है नहीं। और जो सरकार ने जो वादा किया था उसके हिसाब से कम किसान की दिशा में, मजदूर की दिशा में, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसकी दिशा में, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल के अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल जो बनाए गए हैं वो अपने आप में कम है क्या? जो हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से आदिवासियों की चिकित्सा की व्यवस्था की गई वो क्या कम है? जो वनवासी क्षेत्र में 7 जींस की खरीदी को बढ़ा करके 52 जींस किया गया, जिसके लिए वनोपज की खरीदी में केंद्र की सरकार ने राज्य सरकार को प्रथम स्थान दिया, वो क्या कम है क्या? तो ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं कि विकास एक ऐसा विषय है ज्योति जी जिसमें कभी पेट नहीं भर सकता। जब भी आप कोई काम करेंगे
तो कुछ न कुछ काम बाकी रहेगा। संजय जी, सुरेश शर्मा ने जितनी बातें कही, अगर उसको आप गलत ठहराएं तो किस तरीके से ठहराएंगे? क्योंकि जिस तरीके से चुनाव हुआ उसके बाद एक के बाद एक चुनाव होते गए, 3-4 उपचुनाव भी बीच में हुए, वो सभी कांग्रेस के पास में गए। चाहे नगर निगम पालिका की बात करें, वो भी कांग्रेस के पास में गए। तो फिर ऐसी कौन सी बातें होंगी जिसको लेकर आप जाएंगे और जनता विश्वास करेगी? क्योंकि चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि जनता किसके साथ है, और अभी तक की स्थिति में तो यही है कि जनता कांग्रेस के साथ जा रही है। फिर आप कैसे इसको लेकर जाएंगे जनता के बीच, खासकर खैरागढ़ में? नहीं, देखिए ऐसा ज्योति जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चुनाव के अपने नीति निर्धारण होते हैं, हर एक चुनाव की अपनी व्याख्याएं होती हैं, अपने सब्जेक्ट होते हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करता, आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं जानकारी दे रहा हूं कि हम भी तो 15 साल चुनाव जीते ना, 3 बार। उसके बीच में जितने उपचुनाव हुए लगभग 90% चुनाव हम जीते ना। लेकिन वर्ष 2018 में हम चुनाव हारे। हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है हमने उन वादों को, कुछ वादे पूरे नहीं हो पाए, हो सकता है कि हमारी टिकट वितरण गलत हो। तो चुनाव कब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये गारंटी नहीं कि आप सब चुनाव जीत गए तो अगला चुनाव आप जीत ही जाएंगे। अरे भाई, लगभग 4 साल अभी तक ये सरकार रो रही थी। कांग्रेस के लोग रोते हैं कि अभी तो पहला साल हुआ, अभी हमको काम करने का समय दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अब चौथा साल है, अब जवाब देने की स्थिति नहीं है। मैं तो प्रतिप्रश्न कर रहा हूं और बाहर नहीं जा रहा हूं। जो आपका जन घोषणा पत्र है जिस पर आप बार बार ये कहते हैं कि हमने 36 में से इतने वादे पूरे कर दिए, मैं तो जन घोषणा पत्र का के बाहर का एक भी विषय नहीं उठा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि सरकार की आप 1-2 वर्ग या 1-2 आप कहीं पॉइंट लगाकर अभी 1-2 चीजों को करके आप पूरे प्रदेश के विकास को ठप कर दिए हैं। कहीं किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो पा रहा। केवल वोट बैंक किस तरीके से हम बना सके, चुनाव जीते, इस आधार पर आप प्रदेश को चला रहे। प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, ये कहीं योजना कांग्रेस की सरकार में दिखाई नहीं देती। अब अगले क्रम में मैं बात कर लूं, कुछ वादे आपने और किए थे। आपने कहा था ना कि सिंचित क्षेत्र दुगना कर देंगे। कितना दुगना हुआ सिंचित क्षेत्र आपका? मैं किसानों की बात कर रहा हूं। आपके घोषणा पत्र में कि सिंचित क्षेत्र दुगना कर देंगे, मुझे बताइए कि सिंचित क्षेत्र दुगना हुआ क्या? फूड पार्क की बात आपने किया था ना, 200 फूड पार्क बनाएंगे, जो आपकी बात सुनकर राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में बोल दिया इतने बन गए, हर जिले में बन गए। ये स्थिति के 2 फूड पार्क प्रदेश में नहीं बन पाया जिससे रोजगार आना था। नक्सल समस्या की बात करूं, इन्होंने कहा था नक्सल समस्या और नक्सल प्रभावित जो पंचायत है 1-1 करोड़ रुपए का विकास होगा। एक ठो नक्सल पंचायत बता दें जहां पर 1 करोड़ आपने दिया, जो नक्सल प्रभावित पंचायत है। इन्होंने कहा था कि हम एक विशेष कानून बनाएंगे पत्रकारों के लिए। बना कानून? वकीलों के लिए, डॉक्टरों के लिए। हमारा डॉक्टर पिट गया शहर के अंदर में, महिला आयोग के अंदर में क्या घटना हुई, रायपुर शहर बदनाम हुआ, वो आपने देखा। कोई कानून आज तक यहां पर नहीं बना। इन्होंने कहा ग्राम सड़क योजना बनाएंगे, पारा टोला को जोड़ेंगे। अरे पैसा ही नहीं है, 70,000 करोड़ का कर्जा लेकर बैठे हैं, कहां से बनेगा? बहुत सारे घोषणा पत्र के वादे, घोषणा पत्र की बहुत सारी बातें संजय जी आपने उठाई है। जवाब लेते चलेंगे हम। एक मिनट ज्योति जी, एक मिनट ज्योति जी। आउटसोर्सिंग समाप्त करके, इन्होंने कहा आउटसोर्सिंग समाप्त करके 1 लाख जो रिक्त पद होंगे उसमें देंगे। और सबसे बड़ी बात ज्योति जी, जहां आपका ऑफिस है शहर के अंदर में, इन्होंने कहा था कि हम संपत्ति कर में आधा करेंगे। संपत्ति कर 1 रुपए की कमी 4थे वर्ष तक इन्होंने नहीं किया। सुरेंद्र जी, संजय जी ने घोषणा पत्र के वादों की एक लंबी फहरिस्त उन्होंने बताई, जिन वादों को अभी सरकार ने पूरा नहीं किया गया। ये बात और है कि अभी वक्त है, लेकिन ऐसे में ये जो उपचुनाव है, चूंकि विधानसभा से पहले का ये उपचुनाव होगा, तो क्या ये समझा जाए कि इसके जो नतीजे जनता देगी वो काम के आधार पर ही देगी या किस आधार पर देगी, और उसका नतीजा पार्टी किस तरीके से लेगी? मैं तो कह रहा हूँ ना कि स्वीकार कर रहे हैं कि मतलब अगर खैरागढ़ में इनकी पराजय होती है, जो कि निश्चित है, होना ही है, तो ये मान लेंगे कि इनको 24 के लिए भी 23 के लिए भी खारिज कर दिया छत्तीसगढ़ की जनता ने। बात दरअसल ये है ज्योति जी, एक सिंचाई के विषय में बताऊं मैं। एक समोदा परियोजना है, राजीव गांधी पेट्रोवर्कन योजना, 2002 में उसको स्वीकृति मिली। 156 करोड़ की सिंचाई योजना थी और 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और उसकी लागत जो है 156 करोड़ से बढ़ के 500 करोड़ हो गया, मगर अभी तक के खेतों में एक गिलास पानी भी नहीं पहुंचा। जिन इलाकों में पानी पहुंचने के 1 साल में पहुंच जाना चाहिए था, वो 15 साल में नहीं पहुंचा। उसकी समस्याओं को दूर करके सरकार इस बात की कोशिश में है कि इस साल वहां पानी पहुंच जाए। उसी तरीके से अन्य बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं हैं जिसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल में उसको लंबित रखा और वो कार्य पूरा नहीं हुआ। उसको सरकार लगातार प्रयास कर रही थी। हमारे मित्र ने कहा कि गांव में विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो उनको लगता है कि विकास ही नहीं हो रहा है।
तमाम स्कूलों में, तमाम गौठानों में, तमाम शासकीय भवनों में पहुंच मार्ग बनाने के लिए कांक्रीटीकरण, कांक्रीट रोड का निर्माण अनेक पंचायतों में लगातार चल रहा है। और जहां तक बेरोजगारी का प्रश्न है, तो आपने तो शिक्षा कर्मियों का एक भंडार इकट्ठा किया था ना, तो हमारी सरकार ने 15,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है, उनकी बहाली हो चुकी है, वो अपने कार्य में लग चुके हैं। इसके अलावा बहुत लंबे समय के बाद पीएससी का एग्जाम ठीक से हुआ है, पुलिस भर्ती का अभियान चालू है, नए तहसील बने हैं, वहां नई नियुक्तियां होने का कार्यक्रम चल ही रहा है। इसके अलावा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को चला करके शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रयास भी चल रहा है। बस्तर की स्थिति निश्चित रूप से हमारे मित्र कह रहे हैं कि नक्सलियों का क्या हाल है। नक्सलियों का हाल ये है कि आज की तारीख में बड़े बड़े नक्सली जो हैं आत्मसमर्पण कर रहे हैं और काफी हद तक बस्तर में विकास को गति मिली है। चलिए, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब संजय जी सुरेंद्र जी ने दिया। बहुत सारे सवालों का जवाब सुरेंद्र जी ने दिया और एक बात उन्होंने कही कि अगर इसके नतीजे आते हैं तो क्या ये समझा जाएगा कि जनता ने उन्हें नकार दिया। क्या यही स्थिति अगर बीजेपी के साथ होती है कि मान लीजिए ये उपचुनाव अगर नहीं जीतती है बीजेपी, तो क्या ये समझा जाए कि बीजेपी के ऊपर जनता, छत्तीसगढ़ की जनता ने अभी विश्वास बनाना शुरू नहीं किया है? देखिए ज्योति जी, ऐसा है, ये वो लोग कह रहे हैं जो बड़ी बड़ी बातें 15 सालों तक किए, लेकिन जनता ने इन पर विश्वास नहीं किया था। तो ये जो काल्पनिक प्रश्न बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो केवल एक प्रति प्रश्न करना चाहता हूं, क्या खैरागढ़ चुनाव यदि कांग्रेस हारती है तो क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस्तीफा देंगे? ये सुरेंद्र शर्मा जी कह दें। तो देखिए, ऐसा है, जो कमजोरी सरकार की है वो सरकार हम रखेंगे, बाकी जो निर्णय जनता करेगी। लेकिन उन चीजों को यदि आप भ्रम पैदा करके यदि वाहवाही लेना चाहेंगे तो ये हमारा धर्म बनता है कि आपकी गलत जो बातें हैं, जो आप लोगों को भ्रमित करके आप लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, वो हम करने नहीं देंगे। तो ये है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कौन इस्तीफा देगा। संजय जी, ये तो मैं बात बीजेपी और कांग्रेस की कर रही हूँ। संजय जी, ये बातें तो मैं बीजेपी और कांग्रेस की कर रही हूँ, लेकिन यहाँ तीसरी टक्कर भी है जेसीसीजे की। कहीं ऐसा ना हो कि जेसीसीजे ही बाजी मार जाए, क्योंकि यहाँ पर भी सिंपैथी गेन होने की बात हो सकती है, लोगों की संवेदना जुड़ सकती है, एक ये भी पहलू है। देखिए चुनाव, ज्योति जी देखिए, चुनाव है, हिंदुस्तान चुनाव है। चुनाव में सभी प्रतिस्पर्धा होती है, जो बेहतर काम करेगा उसको जनता आशीर्वाद देगी। ये वही छत्तीसगढ़ है जिसकी उम्र केवल 20-22 वर्ष है। 15 साल तक आशीर्वाद प्रदेश की जनता ने हमको दिया है, कांग्रेस की कुनीतियों के कारण, 50-60 वर्षों की कुनीतियों के कारण। यदि एक बार हम सफल हो गए, इसका मतलब हम ये नहीं कि जनता की नजरों में नहीं है। आज जनता कंपेयर कर रही है कि डॉक्टर मनसिंह की सरकार के समय निर्बाध गति से काम समय कम है मेरे पास, फाइनल कमेंट पर सुरेंद्र जी से ले पड़ गए एकदम, कहीं एक सड़क बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। सुरेंद्र जी से फाइनल कमेंट ले लूं, क्योंकि जेसीसीजे भी है चुनावी मैदान में। नहीं, उसके लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा ज्योति जी, कितनी खुशफहमी में जीता है गुब्बारे वाला, कितनी खुशफहमी में जीता है गुब्बारे वाला, कि वो भी हवाओं को पकड़ने की हुनर रखता है। ये संभव नहीं है। कांग्रेस वहां जीत रही है, हम वहां फिर से जीत रहे हैं। जनता का आशीर्वाद कांग्रेस। चलिए, ये चुनाव है, चुनावी बिसात तो बिछ चुकी है सुरेंद्र जी। जब तक की पिटारे नहीं खुलेंगे, जब तक की जनता अपने नतीजे नहीं देगी, तब तक सभी पार्टियां कयास लगा सकती हैं। बहुत बहुत ज्योति जी एक सेकंड बोले संजय जी, समय कम है मेरे पास, फाइनल कमेंट बोल लें, आप भी बोल लें संजय जी। चलिए ठीक है, मैं चलिए हो गया, वो तो समय आपके पास में नहीं है। मैं कुछ बातें करना चाहता है ना। चलिए, यह चमक सूरज की, बोले ये चमक जो है वो सूरज की है जी। ये जो जिस तरीके से शायरी कर रहे हैं ना, तो ये हाँ चलिए ठीक है, हो गया। कुल मिलाकर 16 तारीख का जो परिणाम है ज्योति जी, ये परिणाम सामने आएगा। ये 16 तारीख को परिणाम बता देगा कि वास्तव में खैरागढ़ की जनता क्या चाहती है। वैसे भी खैरागढ़ का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पक्ष में रहा है। इनके चुनाव के रहते दोनों नगर पंचायतों को हमने जीता था। अभी के नगर पालिकाओं में किस तरीके से एक वोट हमारा खारिज करके बराबर की स्थिति में खड़े होकर कांग्रेस आई थी, ये किसी ने भूला नहीं है। तो मुझे लगता है खैरागढ़ की जनता तैयार है एक बदलाव की। ये कहते थे ना, वक्त है बदलाव का, अब यही वक्त है बदलाव का इनके साथ में है कि अब जनता चाहती है कि बदलाव होना चाहिए। और मैंने कहा कि भूपेश सरकार की उस पर ये अंतिम कील होगा और यहां से हमारी 2023 की यात्रा प्रारंभ होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, और सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।